नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम बीएसपीएससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन पेपर प्योर इलेक्ट्रिकल बेस होने वाला है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज हाई गेस्टेशन पीरियड। निम्नलिखित में से कौन से प्लांट की उत्पादन पूर्व अवधि अधिक होती है? ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, बी थर्मल पावर प्लांट, सी सोलर पावर प्लांट एंड डी लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। दोस्तों गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है परियोजना पूरे होने की अवधि। तो अगर कोई पावर प्लांट बन रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, यानी कि वो रनिंग कंडीशन में कब आएगा। और जिस पावर प्लांट को सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो दोस्तों गेस्टेशन पीरियड होता है वो अराउंड 5 से 15 ईयर तक का होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे हमें रेगुलेटरी का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें बहुत ज्यादा परमिशन की जरूरत होती है। इस पावर प्लांट को ऐसे एरिया में हमें स्टेब्लिश करना होता है जहाँ पर रेडिएशन का इफेक्ट आम जनता पर ना पड़े। तो उसमें कई सारे सेफ्टी कंसिडरेशन भी हमें यहाँ पे लेके चलने होते हैं। तो इसीलिए इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 5 से 15 साल का होता है। थर्मल पावर प्लांट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो काफी कम होता है, वो आमतौर पर 2 से 5 साल का होता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा स्टेब्लिश है और बहुत सारी कंट्री में इसको आमतौर पर ज्यादातर यूज भी करा जाता है। तो इसलिए पावर प्लांट को स्टेब्लिश करना काफी ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे कम गेस्टेशन पीरियड होता है सोलर पावर प्लांट का। इसका गेस्टेशन पीरियड 1 से 1.5 साल का होता है, क्योंकि दोस्तों सोलर पावर प्लांट में हमें पैनल तो ऑलरेडी बने बनाए मिल जाते हैं, बस हमें जरूरत होती है एक ऐसे एरिया की जहाँ पे हम इसको स्टेब्लिश कर। तो सबसे कम गेस्टेशन पीरियड आपका सोलर पावर प्लांट का होगा। अब हाइड्रो पावर प्लांट का भी काफी ज्यादा गेस्टेशन पीरियड होता है, वो अराउंड 5 से 10 साल का होता है, क्योंकि आपको एक बहुत सारे एरिया को कवर करना होता है। उसमें अगर आपको कोई वेजिटेशन है, आपके फॉरेस्ट है, उनको कट करना पड़ेगा, उस पूरे एरिया को पानी में डुबाना पड़ेगा, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको विस्थापित करना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा वहाँ पे भी प्रोसेस होता है। हाइड्रो पावर प्लांट का भी 5 से 10 ईयर तक का गेस्टेशन पीरियड हो जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर। इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए आर्क हीटिंग, बी इंडक्शन हीटिंग, सी रेजिस्टेंस हीटिंग एंड डी इंफ्रारेड हीटिंग। दोस्तों रूम हीटर का प्रिंसिपल मुझे नहीं लगता है आपको बताने की जरूरत है। रूम हीटर करता क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेस होता है रेजिस्टेंस हीटिंग पे। दोस्तों रेजिस्टेंस हीटिंग में हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं रेजिस्टिव एलिमेंट में, और वो रेजिस्टिव एलिमेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी। दोस्तों आर्क हीटिंग में हम इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं टू जनरेट हीट। दोस्तों इंडक्शन हीट में क्या करते हैं? हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट को इंड्यूस करता है जो मेटल के ऑब्जेक्ट को गर्म कर देता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। जब भार प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है? ए वोल्टेज, बी पावर, सी पावर फैक्टर एंड डी करंट। दोस्तों आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी होगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है? जब लोड रेजिस्टेंस बराबर होता है सोर्स रेजिस्टेंस के, उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावर ट्रांसफर होती है। अब मान के चलिए दोस्तों हमारे पास एक डीसी सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और एक हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट। अब एक वोल्टेज सोर्स का अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, और दोस्तों हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है टू अचीव मैक्सिमम पावर डिलीवर टू लोड रेजिस्टेंस, यानी कि लोड रेजिस्टेंस पे सोर्स रेजिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम पावर डिलीवर हो सके। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम पावर डिलीवर कब होगी? जब लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाए सोर्स रेजिस्टेंस के। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, पावर डेसिपेशन की कंडीशन आती है। तो पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो अगर हम करंट को कांस्टेंट रखे, जो पावर डेसिपेट होगी या पावर खर्च होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस, और जो करंट फ्लो करेगा एक पूरे रेजिस्टेंस में वो डिपेंड करेगा आपका टोटल रेजिस्टेंस पे, यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करके। अगर दोस्तों लोड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई हुआ सोर्स रेजिस्टेंस से, तो उस केस में क्या होगा? लोड के अक्रॉस काफी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट की वैल्यू काफी कम हो जाएगी। अगर दोस्तों सोर्स रेजिस्टेंस का मान लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा हुआ, यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा हुआ, तो उस केस में क्या होगा? ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा सोर्स रेजिस्टेंस पे, तो उस केस में भी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऑप्टिमम बैलेंस कब बनता है? जब लोड रेजिस्टेंस हमारा सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, RL इक्वल्स टू RS। तो उस केस में क्या होगा? दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि सोर्स वोल्टेज का रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद नॉर्मल एक्साइटेशन एडजस्ट टू चेंज इन लोड बाय चेंज इन। सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर परिवर्तन द्वारा लोड में परिवर्तन को समायोजित करती है। ए पावर एंगल, बी बैक ईएमएफ, सी टॉर्क एंगल एंड डी आर्मेचर करंट। अगर दोस्तों सिंक्रोनस मोटर में हम लोड को कम या ज्यादा भी कर दें पर वो अपना सिंक्रोनिज्म नहीं छोड़ती है, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड पे उस केस में भी रन करेगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्योंकि दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का मतलब यही होता है कि वो अपनी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करके चले। तो जब सिंक्रोनस मोटर पे लोड चेंज होता है, लोड चेंज का मतलब
आपका लोड बढ़ भी सकता है और लोड घट भी सकता है। तो उस केस में प्रभाव सबसे पहले किस पे पड़ेगा, वो आर्मेचर करंट पर पड़ेगा। आर्मेचर करंट अपने आप को एडजस्ट करेगा। जब दोस्तों हम सिंक्रोनस मोटर पर लोड को इंक्रीज कर देते हैं तो मोटर का जो फेस एंगल है वो आउट ऑफ फेस चला जाता है। इसकी वजह से इसका पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। और जब हमारा लोड डिक्रीज होता है यानी कि भार कम होता है तो उस केस में पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का फेस एंगल काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन लोड इंक्रीज होने पे और दूसरी कंडीशन लोड डिक्रीज होने पे, उस पर पावर फैक्टर का क्या असर पड़ता है, हमने इस चीज को भी यहाँ पे कवर कर लिया है। फिलहाल अगर दोस्तों सिंक्रोनस मोटर की लोड पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो उसका प्रभाव डायरेक्टली आर्मेचर करंट पर भी पड़ेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू वे स्विचिंग कनेक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर। एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस लिए किया जाता है? ए स्टेयरकेस वायरिंग, बी कंसील्ड वायरिंग, सी सीटीएस वायरिंग एंड डी कंडक्ट वायरिंग। दोस्तों टू वे स्विचिंग का इस्तेमाल हम आमतौर पर इसलिए करते हैं ताकि हम एक कनेक्शन को दो जगह से कंट्रोल कर सकें। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? स्टेयरकेस लाइटिंग में होता है, लॉन्ग हॉलवे में होता है, लार्ज रूम में होता है। अगर बहुत बड़ा रूम है तो हमें एटलीस्ट दो कनेक्शन चाहिए किसी एक लाइट स्विच को कंट्रोल करने के लिए। सेम अगर स्टेयरकेस लाइटिंग है तो हमें दो कनेक्शन चाहिए, एक सीढ़ी के नीचे की तरफ और एक सीढ़ी के ऊपर की तरफ, ताकि हम वहां से लाइट को कंट्रोल कर सके। और दोस्तों ये कंसील्ड वायरिंग, सीटीएस वायरिंग, कंडक्ट वायरिंग, ये वायरिंग करने के प्रकार है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेयरकेस वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द करंट रेटिंग इन अ ग्राउंड फॉर अ 1.1 kV XLP इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्यूमिनियम केबल ऑफ नॉमिनल कंडक्टर एरिया ऑफ 10 स्क्वायर मिलीमीटर। 10 स्क्वायर मिलीमीटर के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 kV XLP इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्यूमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग जमीन में क्या होगी? ए 55 एम्पियर, बी 50 एम्पियर, सी 45 एम्पियर एंड डी 40 एम्पियर। दोस्तों आपको XLP केबल का एक चार्ट याद करना पड़ेगा। इसमें दो कंडीशन आती है, एक आती है एल्यूमिनियम कंडक्टर की और एक आती है कॉपर कंडक्टर की। और उसमें भी एल्यूमिनियम कंडक्टर में आपकी तीन कंडीशन आएंगी, एक ग्राउंड की आएगी, एक डक्ट की आएगी, एक एयर की आएगी। कॉपर में भी सेम तीन कंडीशन आएंगी, ग्राउंड में करंट रेटिंग अलग रहेगी, एयर में करंट रेटिंग अलग रहेगी। सेम कॉपर कंडक्टर में भी ग्राउंड, डक्ट और एयर में करंट रेटिंग अलग अलग रहने वाली है। तो इसको आपको याद करना होगा। ये आप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इनको आप याद कर लीजिए। तो अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एल्यूमिनियम कंडक्टर के बारे में पूछा गया है जिसका व्यास 10 स्क्वायर मिलीमीटर है। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर का जो ओवरऑल डायमीटर है 10 स्क्वायर मिलीमीटर का है। और करंट रेटिंग किसकी पूछी गई है? ग्राउंड की पूछी गई है। तो ग्राउंड की करंट रेटिंग कितनी है? 59 है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 59 कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 55 है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट राइट ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्ट इसका राइट ऑप्शन कितना होगा? 59 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पावर प्लांट। विभिन्न विद्युत संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए रनिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज लोअर देन न्यूक्लियर पावर प्लांट। बी नो कॉस्ट फॉर फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड इन स्टीम पावर प्लांट। सी न्यूक्लियर पावर प्लांट आर ऑलवेज लोकेटेड इन पॉपुलेटेड एरियाज एंड दी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज हायर देन डीजल पावर प्लांट। दोस्तों एक चार्ट है, ये चार्ट मैं आपको कई बार शेयर भी कर चुका हूँ, इस चार्ट को याद कर लेना। ये डिफरेंट पावर प्लांट है आपके पास जिसकी इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे एफिशिएंसी भी गिवन है। तो इस चार्ट से ही आपके कई सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है, ऑल्दो इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम होती है। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है, इसकी इनिशियल कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई होती है, ऑल्दो इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम होती है। लेकिन इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी 30 से 35% रहती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट हाई होगी, रनिंग कॉस्ट काफी कम होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट मॉडरेट रहती है और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी रहती है? वो हाइड्रो पावर प्लांट की रहती है, वो 80 से 90% रहती है। बाकी जियोथर्मल, सोलर और विंड जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी जो एफिशिएंसी रहती है वो काफी कम रहती है। जैसे जियोथर्मल की 5 से 20% है, सोलर की 10 से 20% है, विंड की 15 से 30% है। तो इनकी एफिशिएंसी को आप एक बार जरूर देख लेना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज हायर देन डीजल पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द हेलिकल कॉइल आर जनरली यूज्ड फॉर। हेलिकल कॉइल का उपयोग आमतौर पर इसके लिए किया जाता है। ए लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ स्मॉल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बी लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर, सी हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर एंड डी हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर। दोस्तों हेलिकल वाइंडिंग में क्या होता है? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है जो कि ट्रांसफार्मर में हेलिक्स शेप में लपेटी जाती है। और दोस्तों हेलिकल कॉइल सूटेबल होती है लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए अराउंड 11 kV से 33 kV बीच के ट्रांसफार्मर में। और जहाँ पे लो वोल्टेज एप्लीकेशन होगी वहाँ पे हाई करंट ट्रांसफार्मर हैंडल कर सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पावर को कांस्टेंट रखते हैं ट्रांसफार्मर में, या तो हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं या करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, उस हिसाब से हमारी पावर कांस्टेंट रहती है। और दोस्तों हेलिकल कॉइल लार्ज ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी होती है क्योंकि इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है और दोस्तों हेलिकल वाइंडिंग हाई ऑपरेशन ट्रांसफार्मर को भी इजीली झेल सकती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिफ्लेक्शन फैक्टर इन इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट, बी रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब लाइट टू इंसिडेंट लाइट, सी रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू एब्जॉर्ब लाइट एंड डी रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट। दोस्तों अगर किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है या लाइट गिर रही है तो वो लाइट पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो इसी का एक रेशियो निकलता है जिसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या बताता है कि कितनी लाइट एक सरफेस पे पड़ी और कितनी लाइट एक सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई। तो इससे हमें एक टोटल एब्जॉर्ब लाइट का भी पता लग जाता है। सो रिफ्लेक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन में इंसिडेंट लाइट, और रिफ्लेक्शन लाइट का जो फैक्टर होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर परफॉर्मिंग मेगा टेस्ट ऑन लो वोल्टेज इक्विपमेंट 440 वोल्ट द सफिशिएंट वोल्टेज रेटिंग इज। कम वोल्टेज उपकरण 440 पर मेगा परीक्षण के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? ए 1000 वोल्ट, बी 1500 वोल्ट, सी 2000 वोल्ट एंड डी 500 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पे भी एक आपको चार्ट याद करना पड़ेगा जिसमें आपको इक्विपमेंट की मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग देखने को मिल जाएगी और उस इक्विपमेंट के लिए हमें कितने साइज के मेगर की वोल्टेज रेटिंग की जरूरत होगी वो भी यहाँ से हमें पता लग जाएगी। 450 वोल्ट के लिए हमें 500 वोल्ट के मेगर साइज की जरूरत होगी, 600 वोल्ट के लिए हमें 1000 वोल्ट के मेगर साइज की जरूरत होगी। जो इक्विपमेंट की रेटिंग होती है उससे थोड़े ज्यादा वोल्टेज रेटिंग की मेगर की हमें जरूरत होती है। और मेगर से दोस्तों हम किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इंसुलेशन मेजर करते हैं। अगर दोस्तों हमें इंसुलेशन को इफेक्टिवली मेजर करना है तो जो हम टेस्ट वोल्टेज मेगर से हम जनरेट करेंगे वो ज्यादा होना चाहिए इक्विपमेंट वोल्टेज रेटिंग से, लेकिन वो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो इंसुलेशन को ब्रेक डाउन कर दे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आप इस पूरी टेबल को ध्यान से देख लेना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सर्किट ब्रेकर द फॉलोइंग रीडिंग वर ऑब्टेन्ड on a single frequency transit. A time to reach the peak striking voltage is equals to 15 microsecond. The peak reach striking voltage is 125 kV. What is the average RRRV? सर्किट ब्रेकर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण में एकल आवर्ती क्षणिक पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त की गई है, जिसमें से पीक रीच स्ट्राइकिंग वोल्टेज है 50 माइक्रोसेकंड, पीक रीच स्ट्राइकिंग वोल्टेज है 125 kV। तो हमें RRRV का मान पता करना है। तो दोस्तों RRRV का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल है, पीक रीच स्ट्राइकिंग वोल्टेज अपॉन में टाइम टू रीच पीक वोल्टेज। तो यहाँ पे पीक रीच स्ट्राइकिंग वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है? 125 kV दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो हमें ऑप्शन में जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है kV पर माइक्रोसेकंड। तो अब हमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितनी दे रखी है? 125 kV, तो ये kV रहेगा। और टाइम कितना दे रखा है? 50 माइक्रोसेकंड, तो ये 50 माइक्रोसेकंड रहेगा। तो 125 को कट करेंगे 50 से तो ये आएगा दोस्तों 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 kV माइक्रोसेकंड। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 kV पर माइक्रोसेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वायरिंग सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इज। वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटकों से मुक्त है? ए वेव वायरिंग, सी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, डी लेड शीटेड वायरिंग एंड डी बेटन वायरिंग। दोस्तों इसमें दो आंसर हो सकते हैं, एक हो सकता है लेड शीटेड वायरिंग और दूसरा आपका हो सकता है केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। अब लेड शीटेड वायरिंग में कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटेड होता है VIR से, यानी कि वुल्कनाइज्ड इंडियन रबर से, और इसकी जो आउटर शीट बनी होती है वो लेड और एल्यूमिनियम अलॉय की बनी होती है जिसमें 95% होता है लेड। और ये मेटल शीट दोस्तों कंडक्टर को यांत्रिक हानि से बचाती है और इसके अलग अलग एडवांटेज है। ये इसको मॉइस्चर से भी बचाती है और एटमॉस्फेरिक कोरिजन से भी बचाती है। जो पर्यावरण से नुकसान हो सकते हैं किसी भी केबल को, उससे भी एक लेड शीट कंडक्टर को प्रोटेक्ट करती है। और दोस्तों केसिंग और कैपिंग वायरिंग ना पूरी तरीके से कंडक्टर को इंक्लोज करके रखती है, जिससे सबसे कम होगा इलेक्ट्रिक चांस होने का खतरा। लेकिन अगर आपके आंसर की को देखेंगे तो उसमें लेड शीट वायरिंग को सिलेक्ट करा गया था, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अर्थ लीकेज करंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? ए 0.2 मिली एम्पियर, बी 1 मिली एम्पियर, सी 0.4 मिली एम्पियर एंड डी 0.1 मिली एम्पियर। दोस्तों ये IEC 6060 एक स्टैंडर्ड कहाँ पे यूज होता है? ये मेडिकल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ज्यादातर यूज होता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें दो मोड होते हैं, एक नॉर्मल मोड होता है, एक फॉल्टी मोड होता है। नॉर्मल मोड में जो अर्थ लीकेज करंट रहेगा वो आपको 0.5 मिली एम्पियर रहेगा और कैबिनेट लीकेज करंट रहेगा 0.1 मिली एम्पियर। वहीं पे फॉल्ट मोड में अर्थ लीकेज करंट की जो वैल्यू होगी वो 1 मिली एम्पियर हो जाएगी और कैबिनेट लीकेज करंट की जो वैल्यू होगी वो 0.5 मिली एम्पियर हो जाएगी। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी ड्यूरिंग फॉल्ट? वो होगी 1 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर
ब्रेकर का नुकसान है। दोस्तों आंसर की के अकॉर्डिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें फायर लग सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये वाला इसका राइट आंसर नहीं होना चाहिए। तो मैंने कुछ 3-4 बुकें और रेफर करी तो उसमें भी क्लियर था कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से आग लगने का खतरा बहुत कम होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज मेंशन करे हुए हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है? ये चीप होता है, इसका ऑपरेशन काफी हाई स्पीड का होता है, ये फायर हैजार्ड को एलिमिनेट कर देता है, इसमें लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये फ्रीक्वेंट ऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल होता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? ये काफी हाई लेवल की नॉइज को प्रोड्यूस करता है और इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, एक होती है करंट चॉपिंग की और दूसरी होती है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर द वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई ऑफ एन इंडक्शन मोटर ड्राइव इफ रेक्टिफिकेशन इज अनकंट्रोल्ड द वोल्टेज एट फ्रीक्वेंसी कैन बी कंट्रोल इन। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित हो तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किस से नियंत्रित की जा सकती है? ए 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर, बी पल्स विद मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर, सी 2 फेज ब्रिज इन्वर्टर एंड डी सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। दोस्तों वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का हम यूज कहाँ करते हैं? हम इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं जब हमें इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होता है। और दोस्तों वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जैसा कि इसका नाम बता रहा है, हम वोल्टेज को चेंज करके इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं या हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमने एसी वोल्टेज को डायरेक्टली डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया विदाउट एनी रेगुलेशन ऑफ डीसी आउटपुट। तो इसी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन का। तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन से क्या होता है? पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज जनरेट होती है विद वेरिंग एम्पलीट्यूड। अब पल्सेटिंग डीसी कैसी होती है? पल्सेटिंग डीसी कुछ इस प्रकार की होती है और इनका एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है। तो आपके पास अगर पल्सेटिंग डीसी हो जिसका एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा हो तो आपको प्रिसाइज कंट्रोल नहीं मिलेगा किसी भी इंडक्शन मोटर पर। तो दोस्तों पीडब्ल्यूएम क्या कर रहा है? ये रेक्टिफायर से डीसी आउटपुट लेता है जो अनकंट्रोल होता है, उसको वो काफी फास्टली स्विच ऑन या ऑफ करता है। अगर हम किसी भी सप्लाई को बहुत तेजी से स्विच ऑफ या स्विच ऑन करें तो उसे बोला जाता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या बताता है कि हमने कितने टाइम किसी सर्किट को ऑन रखा एज कम्पेयर टू ऑफ टाइम। तो जब हमने इसके वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया तो अब हम मोटर को कंट्रोल वोल्टेज देंगे जिससे इंडक्शन मोटर की मूवमेंट काफी ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी, क्योंकि जितने वोल्टेज की जरूरत है उतना ही वोल्टेज इंडक्शन मोटर पर जाएगा, अनकंट्रोल वोल्टेज कहीं नहीं जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्स विद मॉड्यूलेशन इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सपोर्टिंग वायर विच इज यूज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ टेंशन ऑन द पोल ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल के खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त विपरीत दिशा में किए जाने वाले वायर को क्या कहा जाता है? ए बेयर वायर, बी वाइंडिंग वायर, सी ग्राउंड वायर एंड डी स्टे वायर। दोस्तों ये मान लीजिए पोल है, यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, ये पोल है, इसमें एक वायर को एक एंगल पे खींचा जाता है। इस वायर का टेंशन काफी ज्यादा हाई होता है ताकि आपका पोल स्टेबल रह सके और इस वायर को बोला जाता है स्टे वायर और इसका दूसरा नाम क्या है? गाय वायर। तो स्टे वायर का काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना बाय पुलिंग दी पोल, यानी कि वो पोल को सीधा खड़े रहने में मदद करता है। और दोस्तों स्टे वायर का जो एक पार्ट होता है वो ग्राउंड के अंदर दबा होता है ताकि वो पोल को एक पोजीशन पे खड़े रहने में मदद कर सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टे वायर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम stress in the dielectric of a single core cable are 15 kV per centimeter and 10 kV per centimeter. If the conductor diameter is 2.5 centimeter, the insulation thickness is। सिंगल कोर केबल का पराविद्युत में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल क्रमशः 50 kV पर सेंटीमीटर और 10 kV प्रति सेंटीमीटर है। यदि कंडक्टर का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है तो इंसुलेशन की मोटाई क्या होगी? दोस्तों सिंगल कोर केबल का मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है जी मैक्स अपॉन जी मीन इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। और इंसुलेशन थिकनेस का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन में 2। यहाँ पे जी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हमें जी मैक्स दे रखा है 15 kV पर सेंटीमीटर और जी मिन कितना दे रखा है? 10 kV पर सेंटीमीटर। स्मॉल डी हमें दे रखा है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इससे कैपिटल डी निकल सकता है, बहुत ईजी है। तो कैपिटल डी कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2.5 अपॉन में 10, तो इससे कटा 5 टाइम, तो कैपिटल डी कितना हो गया? 12.5। तो इंसुलेशन थिकनेस कितनी हो जाएगी? कुछ भी नहीं बचा। अब स्मॉल डी हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो 12.5 माइनस 2.5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत इजी था। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर।